तो शुरू करें आगे। तो अब तक क्या पढ़ा? बेसिक सैलरी, डीए और लास्ट क्या पढ़ा अपन ने? बोनस। बेसिक सैलरी, डीए पूरे पे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, 1 रुपए को भी गवर्नमेंट बेनिफिट, 1 रुपए का भी गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देगी, है ना। अब आगे चलो सुनो। अब अगला अपन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 100% फिक्स है ये कि आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। और वो टॉपिक क्या है बच्चों? रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट क्या मतलब? आपने सुना होगा, अपने जैसे इंडिया में 60 इयर्स ऑफ एज होती है रिटायरमेंट की, है ना। अब जब वो बंदा रिटायर हो रहा होता है ना बच्चों, तो आप देखोगे वो बड़ा सारा फंक्शन भी करता है। ऐसा क्यों होता है पता है? उसको एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट 50 लाख 60 लाख समथिंग अमाउंट मिल रहा होता है। अब ये बच्चों उसका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पे 50 लाख रुपए दे रहा है, तो इतना खुश हो रहा है क्या वो कि यार अच्छा हुआ चला गया, जान छुट्टी है, पकड़ 50 लाख और जा? ऐसा नहीं है। वो जो 50 लाख रुपए उस एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए ना बच्चों, वो 50 लाख रुपए कोई एक दिन की मेहनत के नहीं है। वो 25 साल 30 साल इतने सालों से जो नौकरी कर रहा है ना, उसके इकट्ठे होते जा रहे थे। कई नामों से उसको जो 50 लाख रुपीस का चेक मिलता है, वो केवल एक सिंगल चेक नहीं होता, कई अलग अलग नाम से 5 लाख 10 लाख 15 लाख का चेक होता है, ठीक है। और उन सब का टोटल जो अमाउंट होता है उसको अपन रिटायरमेंट बेनिफिट बोलता है। समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट कहती है 20-20 साल 25-25 साल से उस बंदे ने मेहनत करके 50 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। अब उन 50 लाख रुपए पे हम बोलेंगे लाओ टैक्स लाओ, और 10 लाख से ज्यादा कोई कमाता है ना बच्चों, उस पर टैक्स रेट है 30%। तो अब अगर गवर्नमेंट कहेगी 50 लाख का 30% 15 लाख लाओ, तो वो कहेगा कि गवर्नमेंट को क्या बोलेगा? रिटायर मैं हो रहा हूं या आप हो रहे हो? जो 15 लाख आप किस बात के ले रहे हो? बात समझ में आई? तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करते हैं, अपन उस 50 लाख के अंदर एक पोर्शन छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं मतलब उस पोर्शन को कर देंगे एग्जेम्प्ट, और उस बचे हुए पोर्शन पर ही टैक्स लेंगे। तो अब बच्चों सुनो, रिटायरमेंट में 4 तरह के चेक तो पक्के आते हैं, जिसमें जो पहला चेक है उसका नाम है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट 5 से 10 लाख रुपए का होता है बच्चों। और ये लीव इनकैशमेंट का जो चेक होता है क्यों रिटायरमेंट के समय मिलता है, मेरी बात सुनो। देखो नाम से क्या, पहले इसका मीनिंग समझो, फिर ये सब कुछ पढ़ते हैं। ये नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? लीव इनकैशमेंट, अपनी छुट्टियों को इनकैश कराया। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को महीने की साल की 30 छुट्टियां अलाउड है। एम्प्लॉयर ने उसको बोला कि साल की अगर तू 30 डेज लीव लेता है तो मैं तेरी सैलरी कट नहीं करूंगा, लेकिन वो तो सिर्फ 20 छुट्टियां लेता है एवरेज। 30 में से वो 20 छुट्टियां ही लेता है और वो 10 छुट्टियां नहीं लेता। अब वो नहीं लेता, क्यों नहीं ले रहा पता है? उसको पता है ये 10 जो छुट्टियां उसने नहीं ली, ये अगले साल जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। अब ऐसा करते करते 20 साल हो गए। 20 सालों से वो 30 में से 20 छुट्टियां ही लेता है और 10 छुट्टियां बचा लेता है। तो अब क्या होगा? 20 × 10 कितना हुआ? 200 डेज। इन 200 दिन वो छुट्टियां ले सकता था, लेकिन उसने छुट्टियां नहीं ली। नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि उसको पता है जब रिटायरमेंट के टाइम पे ये सारा हिसाब हो रहा होगा कि आपने कितनी छुट्टियां नहीं ली, तब एम्प्लॉयर उसको बुलाएगा और उसको बोलेगा कि मैंने आपको बोला था आप छुट्टियां ले लो, लेकिन आपने नहीं ली और उसको आपने सेव किया। तो अब वो एम्प्लॉयर क्या करेगा? जो छुट्टियां आपने सेव करी ना बच्चों, उसको मंथ्स में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 200 को अपन एक बार कन्वर्ट करें, फॉर एग्जाम्पल 7 आया, तो वो कहेगा अच्छा आपने 7 महीने छुट्टियां नहीं ली, तो क्या करेगा? रिटायरमेंट के टाइम पे आपकी सैलरी है फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए, तो 50,000 × 7 3,50,000 का चेक आपके हाथ में दे देगा और बोलेगा कि जो छुट्टियां आपने नहीं ली, आपने वर्क किया है, उसकी तनख्वाह आप ये रखो। लेकिन ये कैलकुलेशन कब होती है बच्चों? रिटायरमेंट पे। और इस 3.5 लाख रुपए को क्या बोलते हैं बच्चों? लीव इनकैशमेंट। अपनी छुट्टियों को कैश में कन्वर्ट कर देना। और वो कब होगा कैश में कन्वर्ट? जब आप वो छुट्टियां बचाओगे, रिटायरमेंट तक संभाल के रखोगे, फिर एम्प्लॉयर उसको आपको कैश में कन्वर्ट करके दे देगा। अब गवर्नमेंट कहती है इस बंदे ने 20 साल मेहनत करके 200 छुट्टियां बचाई, तब जाके उसको ये पैसे मिले, तो सारे पे टैक्स नहीं लेते। तो कितने पे टैक्स नहीं लगेगा या लगेगा वो सुनो, सामने देखो। लीव इनकैशमेंट में 2 बातें।
या तो एग्जाम में आएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो या नॉन गवर्नमेंट है। रिटायरमेंट टॉपिक में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है। पता है क्यों नहीं आता? क्योंकि हर जगह मैं ये लिखवाने वाला हूं फुल्ली एग्जाम्प्ट। और फुल्ली एग्जाम मतलब अगर 5 लाख मिले तो टैक्स किस पे लगेगा? 0 पर, क्योंकि जो मिलेगा उसको गवर्नमेंट पूरे को क्या कर देगी? एग्जाम्प्ट। केवल बचे हुए को क्या करेगी? टैक्सेबल। समझ में आ रहा है? तो सुनो, लीव इनकैशमेंट का पैसा 2 लोगों को मिलता है, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब तक लिखा हुआ नहीं हो मत मानना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है नॉन गवर्नमेंट का, अगर वो एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहा है, जिसको लीव इनकैशमेंट का अमाउंट मिल रहा है, उसको गवर्नमेंट कहती है लीस्ट ऑफ 4 शेल एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ 4 मतलब A B C D, ये जो 4 अमाउंट आपको दिख रहे हैं, इन 4 में से जो सबसे कम आएगा, मेरी बात समझना बच्चों, लीस्ट ऑफ द 4 शेल एग्जाम का मतलब क्या हुआ? A B C D में से, इन 4 अमाउंट में से जो सबसे कम अमाउंट होगा उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, दैट इज क्या कर देगी? एग्जेम्प्ट। और जो बच जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। बच जाएगा मतलब समझो मेरी बात, ये कैसे करना है अपन को। जैसे कि आपको एग्जाम में दिया गया कि एक एम्प्लॉय को 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए मिले। अब आपका दिमाग सोच रहा है इस 5 में से टैक्स लगेगा किस पे? तो बच्चों आप क्या करोगे? A B C D ये 4 अमाउंट निकालोगे। इन चारों में से सबसे कम अमाउंट आया 2 लाख रुपए, तो क्या करोगे? वो जो 2 लाख जो सबसे कम है वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब 5 में से उस 2 लाख पर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा तो लगेगा किस पर, तो आपका आंसर आएगा 3 लाख पर। और ये आपको निकालना है मार्क्स के लिए, ठीक है? कितना मिला ये दिया हुआ आएगा, लेकिन कितने पे टैक्स नहीं लगेगा ये आपका काम है इसे निकालने का। और वो लेस करके जो अमाउंट बच गया वो क्या कहलाएगा बच्चों? टैक्सेबल अमाउंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब देखते हैं कि चारों अमाउंट निकाल लेंगे कैसे। आपका काम है A B C D इन चारों को रटना, इन चारों को समझना कि इन चारों में अमाउंट कैसे आता है। ठीक है, ये याद करके नहीं गए तो एग्जाम में लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन सही नहीं बैठेगा। तो इन चारों में कैसे अमाउंट भरा जाता है बच्चों समझो। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, नाम से समझो। ए में अमाउंट कौन से भरना है? एक्चुअल रिसिप्ट। एक्चुअल रिसिप्ट मतलब जो आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को इतने रुपए का चेक दिया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 5 लाख का चेक दिया, तो एक्चुअल रिसिप्ट में आप अमाउंट भरोगे 5 लाख। भर दिया, ठीक है। अब आगे चलोगे, ए अमाउंट आ गया। बी अमाउंट सीधा सा लिखा हुआ है 3 लाख, तो 3 की जगह तो 3 लिखोगे ना, 3 लाख सेकेंड अमाउंट भर दिया। ठीक है, तो 4 में से 2 अमाउंट आ गए। मेहनत सी और डी में लगती है। सी कहता है एवरेज सैलरी को किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। अब बच्चों सुनो, एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं वो अभी मैं समझाता हूं आपको। अभी समझने के लिए एवरेज सैलरी आई 15,000, तो 15,000 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से। और आपका ये सी वाला अमाउंट, ये जो सी वाला अमाउंट है ये कितना आएगा? 1.5 लाख। तो 5, 3 और 1.5, 3 अमाउंट निकाल दिए। अब बचा चौथा, लीव अनअवेल्ड इनटू कौन सी सैलरी? एवरेज। एवरेज जो अपन सी में सीखेंगे वही यहाँ पर आएगी। जैसे 15,000 है, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे लीव अनअवेल्ड, ये भी निकालना सीखेंगे अभी अपन। मान लो लीव अनअवेल्ड है 5, एवरेज कितनी है? 15। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगा 75,000। अब इन चारों में से सबसे कम कौन है बच्चों? कौन दिख रहा है सबसे कम? 75। तो अब आपका आंसर क्या आएगा कि सर एग्जाम कितना होगा? इन चारों में से सबसे कम 75। और अगर ये आए टैक्सेबल कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? सर मिला कितना? मिला 5 लाख रुपए। 5 में से टैक्स कितने पे नहीं लगेगा? 75 पे। तो 5 में से 75 कर दोगे लेस, और टैक्स किस पे लगेगा? जो बच गया दैट इज 4,25,000। मेरी बात समझ में आ रही है? वापस समझो,
हमारा काम है ABCD कॉलम में अमाउंट को भरना, सीखना कैसे अमाउंट आएगा। तो ए में कौन सा अमाउंट भरेंगे, जो मिला वो अपन को एग्जैक्ट क्वेश्चन में देख के भरना है, 3 लाख एज इट इज पुट अप करना है। सी में एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके उस एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई करके सी में भरना है। और लास्ट डी में जो एवरेज सैलरी निकाली हुई है उसको अपन लीव अनअवेल्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5, 6, 7 जो भी आती है, कैसे आती है अभी पढ़ते हैं, वो मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी और चारों में से सबसे कम अमाउंट पर टैक्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब समझने वाली चीज क्या है, एक्चुअल स्टेप क्लियर हो गई, 3 लाख क्लियर है। अब अपन ये सीखते हैं एवरेज सैलरी कैसे निकालते हैं। एवरेज सैलरी बच्चों आने वाले अभी जो और टॉपिक्स है उसमें 7 से 8 जगह यूज आएगा, तो ये ढंग से समझ लो एवरेज सैलरी कैसे निकाली जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, एवरेज सैलरी का मतलब, एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या है, एवरेज अमाउंट रिसीव्ड जस्ट प्रीसीडिंग लास्ट 10 मंथ्स। मतलब आपको एक सैलरी का एवरेज करना है। एवरेज मतलब समझ सुना होगा ना, अरिथमेटिक मीन में सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना। क्या करना है आपको, पिछले 10 महीने में जो सैलरी प्रीसीडिंग, और ये देखो वर्ड है जस्ट प्रीसीडिंग, जब आप रिटायर हो रहे हो उससे जस्ट प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, जस्ट पिछले 10 महीनों में जो आपको सैलरी मिली है उसका क्या करना है, एवरेज। समझ में आया? मतलब मैं आज रिटायर हो रहा हूं तो आज से पिछले 10 महीने में जितनी तनख्वाह मुझे मिली है उस तनख्वाह की पहले मैं टोटल करूंगा और डिवाइड बाय 10 करके क्या निकाल लूंगा, एवरेज। अब पता है प्रॉब्लम किस में आती है, प्रॉब्लम जब मैं क्वेश्चंस देता हूं तो प्रॉब्लम में सुनता हूं बच्चे लास्ट 10 मंथ्स निकालने में उलझ गए, अपने फिंगर्स पे चालू हो गए कि अगस्त में रिटायर हुआ तो जुलाई, उससे पहले जून, ये 10 मंथ्स में ही गड़बड़ कर देते हैं। तो 10 मंथ्स कैसे निकाले, सुनो सामने एग्जांपल देखो, हाउ टू डिटरमाइन लास्ट 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने कौन से होंगे, अभी सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, उसमें लेंगे क्या वो बात का टॉपिक है। तो सुनो, अगर आपके एग्जाम में लिखा हुआ आता है रिटायर हो रहा है 31 जुलाई 2019 को, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कौन से 10 महीने लेने। तो अब बच्चों सुनो, कल मैंने बताया था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी कब डी होती है, लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। तो ये जुलाई का लास्ट डे ही तो है, 31 जुलाई लास्ट डेट है ना। तो लास्ट डेट है तो इस 31 जुलाई का तो आखिरी महीना जो होगा वो कौन सा है, जुलाई 19। मतलब मान लो मैं आपको बोलूं मैं इस 31 जुलाई को रिटायर होने वाला हूं और एक्चुअल में भी इसी तारीख को रिटायर होऊंगा, जब भी होने वाला मैं, तो 31 जुलाई की अगर मैं रिटायरिंग डेट है मेरी, तो मेरी बात सुनो, मेरी आखिरी तनख्वाह कौन से महीने की होगी, जुलाई की। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आखिरी तो पता चल गई, लेकिन शुरुआत वाली कौन सी है सर, या तो फिंगर्स पे चालू हो और फिंगर्स में भी मंथ स्किप हो गया तो गलत निकाल लेंगे। तो सुनो बच्चों, 10 महीने कौन से होंगे ये कैसे निकालेंगे, साल में महीने कितने होते हैं, 12, लेने कितने, 10, तो फिर 2 कौन से छोड़ने हैं, 2 छोड़ने का एक तरीका है बच्चों, वो ये, इस जुलाई के अगले जो 2 महीने होते हैं वो छोड़ दो। अगले 2 महीने कौन से होते हैं, अगस्त एंड सितंबर। तो इसका मतलब जो पहले ये यहाँ पे जो मंथ आएगा वो कौन सा आएगा, अक्टूबर। लेकिन याद रखना, वो नकल में भी अकल चाहिए, वो वाली चीज़ है, ये 19 है ना, तो ये क्या होगा, 18 होगा, पहले वाला है ना। तो पिछले 10 महीने कौन से होंगे, अक्टूबर 18 से लेकर जुलाई 19 तक, इन 10 महीने जो आपको सैलरी मिली है उसका टोटल करके डिवाइड बाय 10 करना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इन 10 महीनों में कंफ्यूज मत होना, जब वो रिटायर हुआ तारीख देखो, वो महीना देखो कौन सा है, तो लास्ट वाला तो वही रहेगा, और फिर आप क्या करोगे, बिगिनिंग वाला निकालोगे। अब एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे रिटायर कब हो रहा है, 1 अक्टूबर 19, तो अक्टूबर की सैलरी तो मिलने से रही नहीं, क्योंकि अक्टूबर की सैलरी कब मिलती, 31 अक्टूबर को। तो इस बंदे को आखिरी सैलरी कौन से मिली है, इसको आखिरी सैलरी कौन सी मिली है, अक्टूबर से पहले कौन सा मंथ आता है, सितंबर 19। आखिरी सैलरी ये है, तो शुरुआत वाली कौन सी है, अब कौन सी है बच्चों, वापस वही दिमाग लगाओ, 2 महीने छोड़ो, अक्टूबर एंड नवंबर छोड़ दिए, तो यहाँ क्या आने वाला है, दिसंबर। लेकिन याद रखना क्या लिखना है, 18,
क्यों 18 लिखा है? क्योंकि 19 से पहले तो 18 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये 10 महीने की सैलरी जो होगी उसका क्या करना है? एवरेज। तो यहां तक सिर्फ क्या सीखा? लास्ट 10 मंथ्स कौन से होते हैं वो निकालना। अब अपन पढ़ते हैं उन लास्ट 10 महीने, जैसे ये 10 महीने आ गए, इन 10 महीने के अंदर कौन कौन सी सैलरी लेनी है, समझ में आ रहा है? जिसका अपन को क्या करना है? एवरेज। तो ये अब अपन यहां से पढ़ना चालू करते हैं। मैं एक एग्जांपल नोट करता हूं, उस पर ध्यान देना।